आर्य समाजी स्कूल में बस ये था कि करिकुलम के साथ साथ ना वो थोड़ा वेद वगैरह जो होता है ना, आपके रामायण महाभारत संस्कृत पे फोकस काफ़ी था। वहाँ पे योगा वगैरह काफ़ी उसपे सिखाते, श्लोक वगैरह सिखाते थे आपके। कुछ भी इवेंट होता था तो वहाँ पे हवन वगैरह होता था, तो वो चीज़ें वहाँ पे होती थी। भारत के जब बाहर जाते हैं, जैसे बांग्ला चैनल में मैंने दो जना के साथ पॉडकास्ट किया। एक हार्वर्ड में नहीं, सॉरी, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, 3 या 4 चीजों में अभी अपना रिसर्च चला रहे हैं, ठीक है। अच्छा। हाँ, एक भैया थे जो, मतलब वो तो सर थे, अब एक भैया थे जो क्या था वो, मतलब नाम, कार्डिफ यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोफिजिक्स में मतलब पीएचडी कर रहे हैं। हम्म। भारतीय हैं, कर रहे हैं अपना काम, वहां पे उनको मौका मिला, वो कर रहे हैं काम। यहाँ पे कोई चाहेगा तो काम नहीं कर पाएगा, क्यों बच्चे यूक्रेन गए थे पढ़ने के लिए, आप बताओ। फीस की वजह से। यूक्रेन सस्ता पड़ा। हम्म। यूक्रेन में जाके पढ़ना, मेडिकल स्टडी करना, वहां पे रहने का खर्चा मिला के, हाँ। सब कुछ इंडिया में पढ़ने से ज्यादा सस्ता है। हैप्पीनेस इंडेक्स ना थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है, क्योंकि हैप्पीनेस इंडेक्स में आपको तरह तरह के सवाल किए जाएंगे, और आखिर में बस आपको पूछा जाएगा कि आप अपने जीवन को 10 में से कितना देते हैं। अब हाँ। मतलब जो ऑप्टिमिस्टिक होगा ना, वो तो कहेगा 10 में से 9 दे दो भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जो मतलब बहुत कुछ है फिर भी मतलब ठीक है 5 दे दो, बोला जाता है कि ठीक है 50,000 मतलब मंथली, पर होता नहीं है ना असली में। तो वो भी एक मोटिवेशन होता है ना। उससे ज्यादा ही मिलता है। नमस्कार सभी को। नमस्कार। मतलब कुछ दिनों पहले सक्षम जी के चैनल जो कैंडिड एक्सचेंज है, वहाँ पे मैं और मेरा एक दूसरा साथी सौम्यजीत, हम दोनों गए थे वहाँ पे। भगवान पे चर्चा की, धर्म पे चर्चा की। तो पहले तो कहूंगा कि वो वीडियो चेक कर लीजिए, क्योंकि वो अभी तक रिलीज हो चुका होगा। तो सक्षम जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोग। जी मेरा तो बढ़िया चल बहुत बढ़िया रहा है। है। जी, तो आज मैं सक्षम जी से जिस विषय में चर्चा करना चाहूंगा वो है एजुकेशन का। तो सक्षम जी, भारत के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर आपके क्या विचार हैं? भारत का एजुकेशन सिस्टम आई थिंक काफी साल पीछे चल रहा है। जो फिलहाल जो हम जिस स्पेस पे है, मुझे नहीं लगता कि हम कुछ ज्यादा अच्छा कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में। मतलब हम शायद से ना 20 30 40 साल पीछे चल रहे हैं और कंट्रीज से। अगर आप देखो जो बाकी डेवलप कंट्रीज हैं एंड ऐसी कंट्रीज हैं जो कि एक टाइम पे ना हमारे सिमिलर लेवल पे थी, और आज वो कितना आगे प्रोग्रेस कर चुकी है। चाइना फॉर एग्जांपल आप देख लो, तो चाइना आई थिंक 70s में चाइना हमारे से भी शायद बुरी कंडीशन में था, है ना, इन टर्म्स ऑफ बाकी जो प्रोग्रेस थी कंट्री में। और चाइना आज की डेट में देखो, आप जाके देखोगे आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये चाइना है जिसका हमने इमेज बना रखी है, मेड इन चाइना, है ना, कि चले तो चांद तक नहीं तो रात तक, है ना। हमने वो इमेज बना रखी है मेड इन चाइना। लेकिन वहां जाके आप देखो कि इतनी जबरदस्त तरक्की कर चुका है चाइना। जो टेक्नोलॉजी आप सोच भी नहीं सकते हो कि यहाँ पे इंडिया में आगे 25 साल तक आएगी, वहां पे वो ऑलरेडी उस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। एजुकेशन का भी यही हाल है। प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम इंडिया में अगर होता तो इंडिया इस टाइम पे काफी आगे तरक्की कर चुका हो। जी वही कि जैसे आपसे पिछले पॉडकास्ट में पता चला कि आप और सागर जी दोनों आर्य समाजी स्कूल से हैं, और मैं और सूरज पश्चिम बंगाल के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं। तो मुझे ये भी जानना है कि आपसे कि आपकी और हमारे जो एक्सपीरियंस है उसमें कितना फ़र्क है, या फिर कितना बेटर हो सकता है, बाकी जगह कैसे है। तो एक एक करके हम तुलना करने की कोशिश करेंगे। तो मतलब आपके जो दोस्त थे जो आपके वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, और आप जो आर्य समाजी स्कूल में पढ़े, उनमें आपको क्या फ़र्क दिखता है? भाई मैं ना, एक तो मैं पूरे देश की राजधानी में पढ़ा हूँ, दिल्ली में पढ़ा हूँ। स्कूलिंग मेरी दिल्ली से हुई है। तो और स्कूल भी मेरा पब्लिक स्कूल था, मतलब प्राइवेट स्कूल था, कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं था। बट मेरे वैसे कई दोस्त पढ़े हैं गवर्नमेंट स्कूल से भी। आर्य समाजी स्कूल में बस ये था कि करिकुलम के साथ साथ ना वो थोड़ा वेद वगैरह जो होता है ना, आपके रामायण महाभारत संस्कृत
पे फोकस काफ़ी था। वहाँ पे योगा वगैरह काफ़ी उसपे सिखाते थे, श्लोक वगैरह सिखाते थे आपके। कुछ भी इवेंट होता था तो वहाँ पे हवन वगैरह होता था। तो वो चीज़ें वहाँ पे होती थी। एंड प्लस वहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे होते थे, जो तो उन बच्चों को फ्री एजुकेशन वगैरह, फ्री फूड वगैरह भी दिया जाता था वहाँ पे। जो वहीं के आर्य समाजी जो वहाँ पे जो मंदिर वगैरह होते थे, जो रहने की जो जगह होती थी उनकी, तो वहाँ पे बच्चे रहते भी थे। उनकी रहने की व्यवस्था भी वहीं पे ही होती थी। तो बेसिकली ये डिफरेंस था कि वहाँ पे बस ये वेद वगैरह के ज्ञान वगैरह, ये स्पेशलाइज़ आपके एजुकेशन के साथ होते थे, एक्स्ट्रा करिकुलर आपके पीरियड्स वगैरह लगते थे इसके ऊपर। ये डिफरेंस था मेन। अच्छा, मेरा एक सवाल है। आप जो आप अभी बोला रहे, जो वेद संस्कृत वगैरह पढ़ाते थे, तो उससे उससे आपका क्या लाभ हुआ है? ये किसी को ऑफेंड ना करे तो मैं आंसर करूँ प्रॉपरली कि जी, प्रॉपर लाभ। नहीं, ओपन नहीं है। मेरा मेरा निजी निजी प्रश्न है ये, मेरा जानना चाहता होगा ये। लाभ देखो, कुछ हद तक कह सकते हो कि हाँ, हाँ, एक थोड़ा बहुत तो लाभ होता ही है। थोड़ा बहुत आपको सीखने को मिलता है कि क्या आपके श्लोक क्या है, कुछ कभी कोई श्लोक वगैरह आपके मन में बैठ जाता है ना। लेकिन ना जिस जिस तरीके से स्कूल्स में वो ये हमें सिखाया गया ना, वो शायद से ना इतना इंटरेस्टिंगली नहीं सिखाया गया कि हम लोग उसका लाभ एक्चुअल में ले पाए। चीज़ें बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उस टाइम पे ना हमें वो इंटरेस्ट कभी आया नहीं उस चीज़ में। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, जैसे कभी भी मॉरल एजुकेशन का हमारा पीरियड होता था, ठीक है? पहले तो उसको मॉरल एजुकेशन कहते थे, तो हमारे लिए वही बहुत बोरिंग हो जाता था, वहीं पे टर्न ऑफ हो जाता है कि अरे यार कौन मॉरल एजुकेशन। ठीक है, थोड़ा-सा और फन तरीके से अगर थोड़ा-सा सिखाया जाए ना, धर्म को भी सिखाया जाए, तो मज़ा आता है। बच्चों को भी सीखने का मज़ा आता है। वेद को भी थोड़ा-सा और सिर्फ़ बुकिश टाइप के सिखाने से बढ़िया ना, कुछ और फन तरीके से सिखाया जाए तो मज़ा आता है उसमें, नहीं? देखिए, मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये जो हमारे पुराने भारत के जो पढ़ाई होते थे, वेद संस्कृत वगैरह, ये हमें बचपन से अगर सिखाया जाता तो उस बहुत अच्छा होता। हमें इसको सिखाया गया भाई, सिखाया गया वो हमें सि हमें सिखाया गया, नहीं। लेकिन ना आपको तो आपके स्कूल में सिखाया गया था, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल होते थे, अगर उसमें भी सिखाया जाता तो और भी अच्छा होता। मैं वही बता रहा हूँ ना, सिखाने के बाद भी आज मुझे आप कहोगे तो मुझे एक भी श्लोक याद नहीं है। वेद में कुछ भी लिखा हो मेरे को याद नहीं है, आज बिल्कुल याद नहीं है, सिखाने के इतने साल सीखने के बाद भी। उसका रीज़न मैं बताऊँ ना कि वो सबकॉन्शियस माइंड में कभी बैठा ही नहीं, बिकॉज़ वो कभी इंटरेस्टिंग हमने पढ़ा ही नहीं। बस एक एजुकेशन में वो मॉरल एजुकेशन का पेपर हमने देने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ लिया, और बस पीरियड में बैठना था तो बैठ गए हम लोग। लेकिन एक्चुअल में हमने कभी वो ना पढ़ा, ना अपने जीवन में उतारा। सही बताऊँ ना, फ्रैंकली बताऊँ तो। जैसे जैसे मैंने भी ऋग्वेद की संहिता के ऊपर कुछ किताबें पढ़ी हैं, हाँ। तो एक हिस्टोरियन के दृष्टिकोण से वेद बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है कि वो लोग कहाँ रहते थे, कौन से पशु उस जमाने में थे, ठीक है, उनके विचार क्या था। जैसे वेदों में मैं एक चीज देखता हूँ कि जो हवन करते हैं ना, वो बहुत ही मतलब ईमानदार है। वो ऐसा कुछ नहीं मांगते, वो बस कहते हैं कि हमें मतलब चावल दो, हमारे बच्चे सुखी रहे, हमारी गाय दूध दे, हम इसलिए कर रहे हैं। तो ये मैं एक देखता हूँ। पर उपनिषद का जो हिस्सा है, शायद वो मतलब बहुत सीखे देते हैं हमें। आपको उपनिषद पढ़ाए जाते थे वहां पे? भाई मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को याद नहीं है क्योंकि इतने साल हो गए हैं। बट मैं वही बता रहा हूँ ना कि जिस तरीके से हमें पढ़ाया गया ना, वो तरीका इतना ना मज़ेदार नहीं था। वो वेद पढ़ाने का तरीका, वो चीज़ें पढ़ाने का तरीका, वो इतना ज़्यादा ना, क्या मैं कैसे, बहुत बोरिंग बन गया था हमारे लिए। और प्लस जब भी यज्ञ वगैरह होते थे, है ना, यज्ञ पता ना यज्ञ क्या होते हैं? तो यज्ञ वगैरह होते तो बच्चों को गर्मी में आप वहाँ पे खड़ा करते थे, वहाँ पे कई बच्चे तो बेहोश भी हो जाते थे। कितनी बार तो जी, गर्मी के कारण, डिहाइड्रेशन के कारण कई बच्चे बेहोश भी हुए हैं। तो वो ना वो एक सीखने के अनुभव बनने की बजाय ना, वो शायद से ना हमारे लिए टॉर्चरस बन गया था। वो अब जब भी कभी यज्ञ वगैरह होता था ना, हम लोग कहते थे अरे यार, फिर वो खड़ा कराएंगे 3-3 4-4 घंटे वहां पे धूप में खड़ा कराएंगे, पानी भी नहीं होता है, वो गर्मी इतनी होती है, पंखे लगाए। एक बच्चे की तो उंगली कट गई थी, पंखे में हाथ दे दिया था उसने। वो जब ग्राउंड में पक्का नहीं लगाते, वो फराटे वाला जो घूमता है तेज, उसमें उंगली कट गई थी उसकी, उसमें डाल के। तो मतलब
ये अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं अब इससे लग रहा होगा मेरा सूल बहुत बुरा है या कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जिस तरीके से सिखाया जाना चाहिए था और ज़्यादा, अब जैसे आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल बहुत चल रहे हैं, साइंस के ऊपर, मैथ्स के ऊपर बड़े फन तरीके से पढ़ाते हैं, है ना? तो बहुत जैसे फिज़िक्स वाला हो गया, आपने खान सर के बारे में सुना होगा, है ना? तो ये बड़े फेमस हाँ हुए हैं। साइंस एंड फन एक चैनल है जो जिसकी मैं बच्चों के लिए बनी हुई है, लेकिन मैं भी देखता हूँ उसकी वीडियोज़ कई बार, मुझे क्योंकि साइंस से बहुत लगाव है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ाते हैं। एक्सपेरिमेंट जो होता है ना, वो जो केमिकल फ़ॉर्मूला सिर्फ़ कॉपीज़ में नहीं लिखवाते हैं, बोर्ड पे नहीं लिखा होता है, वो उसको परफ़ॉर्म करके दिखाते हैं। हम्म। वो चीज़ जो होती है ना, वो मज़ा आता है जानने में। और वेद को और ये पुरानी जो है ना, जब उसमें स्टोरीज़ इन्वॉल्व करते हो ना, तो मज़ा आता है सुनने में। आप किसी को ज्ञान दोगे ना, कोई नहीं ज्ञान को, किसी को नहीं पड़ी हुई ज्ञान पड़ेगी। और छोटे-छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं है यार, उनको नहीं पता होता उस ज्ञान की वैल्यू क्या है। हमें भी नहीं पता था, आज पता है। आज अगर हमें पढ़ाया जाए, तो हम और ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे कि क्या उसमें लिखा हुआ है। उसके अंदर वो लैक ऑफ स्टोरी टेलिंग थी यार, वो चीज़ अगर होती ना, तो वो मज़ा आता और पढ़ने में। जैसे मेरा जो छोटा भाई है ना, हाँ, सोने से पहले अब मतलब मुझे ही मतलब आ, क्या करूं, उठा उठा के बोलता है कि भैया आप देखो, मैं वो जो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है ना, जातक, हाँ, ओके। जातक की कहानियां। तो हाँ। मतलब गौतम बुद्ध के पिछले जन्म के, मतलब जो जो जन्म में उन्होंने जो जो किया, तो कहानियों के रूप में पढ़ाया जाता है। वो मुझे मतलब उठा उठा के सुनाता है, मतलब खुद वो रीडिंग करता है और मुझे सुनाता है। हुँ, और वो जो कहानियां है ना, मतलब एक एक कहानी के अंत में एक हुँ, सीख देके जाती है, मोरल ऑफ द स्टोरी रहती है। पर मैंने जो चीज देखी है कि क्योंकि कहानी कही का मतलब कहानी कही गई, उसके बाद मोरल ऑफ द स्टोरी बताई गई, इससे क्या होता है ना, वो याद रहता है कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। मतलब कि आप हुँ। बस बस मोरल ऑफ द स्टोरी बता दें कि बेटा ये नहीं करना है। हाँ, अच्छा अच्छा, ये नहीं करना है, ठीक है, 2 दिन बाद भूल भूल भी जाना है। जी, बिल्कुल, ये देखता बिल्कुल। हूँ कि बहुत इफेक्टिव है। स्टोरीज़ तो हमेशा यार बस जाती है आपके दिमाग में। कोई भी, जैसे आपने कभी स्टोरी स्कूल टाइम की कितनी ऐसी स्टोरीज़ हैं, जो चैप्टर्स हैं, जो मुझे आज भी याद है। बिशप कैंडलस्टिक्स वगैरह जो चैप्टर था, वो पर्सी एंड जोसेफ, मैंने बहुत साल पहले एक बुक पढ़ी थी, ब्लैक ब्यूटी। ऐसी स्टोरीज़ याद है यार, मतलब वो चीज़ें याद है। हाँ रामायण, महाभारत क्योंकि मिलती थी बुक्स, मैं पहले दिन पढ़ लेता था, खत्म। स्टोरी स्टोरी पढ़ने से हमारे अंदर वो कहानी इमेजिन होता है ना, हमारा छवि या आता है हमारे दिमाग में, इसलिए हमें ज्यादा याद रहता है। जी जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी वर्सेस आप श्लोक की बुक दे दो किसी को पढ़ने को, कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा यार, किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा, बहुत कम ऐसे आएँगे जिनको वो इंटरेस्ट आएगा। वर्सेस आप स्टोरी टेलिंग अच्छा तो जी हाँ, समझाओगे बच्चों को। हाँ, संस्कृत में मुझे याद आ रहा है, हितोपदेश पढ़ाया जाता था हमें, कि क्या क्या अच्छा। करना है, क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। जो संस्कृत के जो 2 साल हमें पढ़ाए जाते हैं, 7th और 8th के स्टैंडर्ड में। तो हुँ, वहां पर भी मैंने देखा कि अच्छा, मैंने मतलब अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ, तब मैं हितोपदेश पढ़ता हूँ, तो तब मैं अच्छा, बहुत अच्छी बातें कही गई है। तो हुँ, बल लेकिन मतलब जब 8th में पढ़ता था मैं, तब जब पढ़ा था, मतलब तब कोई रिएक्शन नहीं आता अंदर से। अब समझता हूँ हुँ, कि अच्छा, बहुत अच्छी बातें लिखी गई है बच्चों को, मतलब हुँ। वो चीजें आपने जैसे कही, क्या समझ में आई? हाँ, और स्पेशली मेरे जैसे स्टूडेंट को मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद थी। हम्म मोहेंजोदारो, ये सब जो हड़प्पा सिविलाइजेशन, वो सब उनके बारे में पढ़ना मुझे बहुत पसंद था। आज भी मैं देखता हूँ नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी चैनल्स, आज भी देखता हूँ, बचपन से भी देखता था, आज भी देखता हूँ। तो वो मुझे बहुत मज़ा आता था। और मेरे जैसे स्टूडेंट को अगर वो पुराने वेद, वो सब चीज़ें अगर नहीं इंटरेस्टिंग लगी, तो वो आप समझ सकते हो कि कहीं न कहीं एक एक कमी तो थी वहाँ पे, जो पढ़ाने का तरीका। मैं नहीं कहता हूँ टीचर्स की गलती थी, बट वो हमारा करिकुलम ही ऐसे सेट था कि वो कुछ ख़ास इंटरेस्ट हमारा जगा ही नहीं उसमें। कुछ कमी थी लगता है तो। हाँ, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, उनकी स्टोरीज़, जैसे उनका हाँ उनका हम उनके बारे में जब स्टोरी सुनते थे ना हम, तो फिर हमें थोड़ा-सा इंटरेस्ट आता था बच्चों को, कि क्या बचपन में कि उन्होंने क्या किया है, बड़े होके उन्होंने क्या रिफ़ॉर्म्स लाने की कोशिश की है। वो सब चीज़ें आज भी थोड़ी-थोड़ी, बहुत ज़्यादा वो भी नहीं याद है, लेकिन धुंधली-धुंधली मेरे को आज भी याद है वो, ठीक है? लेकिन हम ये जानते हैं कि हाँ, क्यों वो इतने इम्पोर्टेंट फ़िगर थे इंडियन हिस्ट्री में। हमें पता है, उनका महत्व पता है, कि कितने क्रूशियल रिफ़ॉर्म्स वो लेके आए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ऐसे ही ना, अगर और थोड़ा ज़्यादा ना इसको स्टोरी लाइन में अगर लेके जाएँ, वो ज़्यादा आई थिंक बेटर
तरीके से के माइंड में बैठेगा। मेन बात तो ये आप स्टोरी को कैसे लिख रहे हो, स्टोरी को कैसे पुनः कर रहे हो हमारे सामने, स्टूडेंट के सामने, वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। एपिक टेल्स है, मतलब जितनी बार पढ़ लो उतनी बार कम है, और अलग अलग बुक्स पढ़ोगे ना अलग अलग चीजें आपको मिलेंगी, पता चलेंगी कितने हाँ वो तो सही बात है। हजारों अब authors रामायण में भी, अभी तक। हाँ रामायण के जब किताब पढ़ोगे तो स्टोरी के साइड में कुछ छवि देता रहता है, देते थे वहाँ पे, वो देख के समझ में आता था कैसे हुआ उस टाइम का युग था, कैसे करते थे वहाँ पे, तो इससे ज्यादा अच्छी तरह से याद रहते थे। खुद सोचो ना यार कितनी एपिक एपिक टेल थी। हाँ हाँ बुक्स हाँ आपने पढ़ी, आप एक बुक पढ़ लोगे दूसरी भी बुक पढ़ लोगे रामायण के ऊपर, तब भी आप हाँ हाँ हाँ, वो तो सही बात। आप एक मूवी आप कुछ नया देखी हुई है, कार्टून मूवीज देखी हुई है, देन रामायण अभी जो चाहे जितनी मर्जी बुरी थी वो, लेकिन फिर भी देखने को लोगों को इंटरेस्टेड था, वो आदि पुरुष है ना। और भी आप देख लो कि मतलब इतनी हाँ एपिक हाँ टेल, और जितनी बार आप पढ़ लो, जितनी बार आप सुन लो, अलग अलग वर्जन उसके देख लो, तब भी आपको मजा आएगा वो सुनने में, वो पढ़ने में। इतनी जबरदस्त तरीके से लिखी हुई। मजा आएगा, और ये भी लगेगा कुछ नया जानने को मिला, सीखने को मिला, ये भी लगता है। भाई मैंने फर्स्ट और तो सेकंड स्टैंडर्ड मतलब एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था। आश्चर्य की बात है कि वहाँ पे रामायण और महाभारत पढ़ाई गई थी, और मुझे आज भी चैप्टर वाइज शायद पता है कौन से जैसे हाँ हाँ वो कृष्ण जी के पास अर्जुन और दुर्योधन आए थे सेना मांगने, हाँ वो दृश्य में क्या हुआ था इत्यादि, ठीक है, जो अरे अर्जुन तो ने कहा एपिक एपिक था वो ना, जी वो याद है अर्जुन आपको तो? श्री कृष्ण जी ने सेलेक्ट कैसे किया था अर्जुन और दुर्योधन में से? कि पैर याद के है? पास बैठे थे अर्जुन, पहले उसे देखा तो हाँ। उसको पहला अपॉर्चुनिटी दिया कि आपको मतलब अर्जुन जी क्या बोल रहा हूँ कि अर्जुन तो उनके भाई थे, तो अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है, हाँ तो अर्जुन चाहिए कि माधव मुझे सेना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जहाँ पे रहेंगे धर्म भी उसी पक्ष में रहेगा। और जी मतलब सूर्योदय तो कितना खुश हुआ था कि यही बात सुन के किशन जी उसके पक्ष में आए थे। सेना उसे मिली, ठीक है। किशन जी जानते थे और अर्जुन भी जानते थे, अगर वो भगवान है, अगर हमारे साइड में आते तो वो अपने आप ही जीत जाते हैं हम। हाँ, और वो क्रूशल, कितना क्रूशल मूवमेंट था, अगर आप देखो पूरा आउटकम ही चेंज हो जाता अगर ये चीज ना होती। जी मतलब हाँ वो तो सही बात। ठीक है, मतलब ये मतलब कहानियां अगर पढ़ाई जाए तो शायद जो मतलब हमारे बच्चों को हम नैतिक सीख अच्छी दे पाए, जो मतलब जितना मैं समझ पाए आप दोनों से चर्चा करके। तो हर कल्चर में ना, अगर आप देखो कैथोलिक कल्चर में भी है, जापानीज कल्चर में भी है, जी। कहानियों के थ्रू ही सीख दी जाती है। क्योंकि क्यों, रीजन क्या है? क्योंकि सबसे बढ़िया चीज वही कहानियां ही सिखाती है इंसान को, राइट? जी कहानी अच्छी होनी चाहिए। जी जी मतलब यहाँ से अगर आगे बढ़े तो एक नैतिकता का मतलब पक्ष हमने देखा, लेकिन इस एजुकेशन सिस्टम में मुझे नैतिकता तो नहीं दिखती, छोड़िए मतलब कॉमन दे दीजिए, ठीक है, कि कैसे नकल करके पास कर जाओ, वो सब तो छोड़ ही देते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये एजुकेशन जो हमें बता रहा है कि शिक्षा की बात तो छोड़ ही देते हैं कि हमें काम देगा, इस जॉब मार्केट में काम देगा, क्या वो काम भी ठीक से कर रहा है, मतलब जो ये क्लेम कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर से पूछोगे ना, तो मैक्सिमम लोग यही कहेंगे कि जितने भी बच्चे निकलते हैं, पास आउट होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, उनमें से आई थिंक सिर्फ 5-10% है जो एक्चुअल एम्प्लॉयबल है, स्किल्ड है प्रॉपर। बाकी 80-90% जितने भी बच्चे हैं, सब जो है वो स्किल्स लैक करते हैं जो उनको एक्चुअली अपनी कंपनी में चाहिए। इतना बड़ा गैप है जो डिमांड वर्सेस जो डिमांड मीट की जाती है, बहुत बड़ा गैप है दोनों चीज़ों में। स्कूल्स, कॉलेजेस का तो बहुत बुरा हाल है यार। मतलब कुछ कॉलेजेस को छोड़ दो, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो बहुत रिनाउंड कॉलेजेस हैं उनको छोड़ के जितने भी कॉलेजेस ले लो ना, कोई कुछ पढ़ाई नहीं है, बिल्कुल हाँ भी क्योंकि पढ़ाई नहीं है कॉलेजेस में। क्योंकि आज के जमाने में का कॉलेज और स्कूल सीखने के लिए नहीं पढ़ाते, कैसे मार्क्स लाना है, कैसे फर्स्ट होना है क्लास में, उसके लिए पढ़ाते।
अगर सीखने के लिए पढ़ाते हैं तो सभी अच्छे एजुकेटेड बनते, सभी अच्छे बिल्कुल। शिक्षा सभी को अच्छे मिलता। आज इतना इतना अगर आप एजुकेशन सिस्टम आप देखो, पहले तो आप गवर्नमेंट का सिस्टम ही देख लो। स्कूल्स की इतनी बुरी हालत है, बेंचेस नहीं है, पानी भर जाता है स्कूलों में बारिश के टाइम पे। बच्चे पानी भर जाता है। कितने कितने किलोमीटर जाके स्कूल्स उनको जाना पड़ता है स्कूल के लिए। फिर उसके बाद मिड डे मील का भी पीछे हमें स्कैम, कितना बड़ा स्कैम आया था कि बच्चे को ढंग का खाना नहीं नमक, मिलता। हाँ, नमक और रोटी खाने को मिल रही थी उनको, रोटी के मतलब मिड डे मील में। फिर टीचर्स ही नहीं है यार, कई स्कूल में तो टीचर्स ही नहीं है, एक एक प्रिंसिपल है बस, इतने बच्चे को पढ़ा रहा है बस, टीचर्स। अरे हमारे यहाँ पे हमारे घर के बाजू में एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे दो टीचर और 20 स्टूडेंट है, तो बोलो ऐसे कैसे होगा। हमने हमारे घर डिस्कस के किया बाजू में था ही है। कि हाँ, कि इंडिया में 20 लाख एस्ट्रोलॉजर्स है, जी। ठीक है, 20 लाख एस्ट्रोलॉजर्स है, डॉक्टर्स 15 लाख है। हाँ 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 हाँ। मतलब स्कूल बहुत कुछ व्यय करता स्कूल है ये। हाँ, स्कूल्स हमारे 14 लाख है, टेम्पल्स 20 लाख से ऊपर है। मतलब इतना इतना ज्यादा डिफरेंस है मतलब हमारे एजुकेशन हाँ, में मतलब कि जितने कठिनाई आपने बताया कि बहुत दूर से आना पड़ता है, ठीक है, मिड डे मील नहीं मिलता, सब मान सकते हैं। लेकिन सोचिए बंगाल में क्या हुआ, कौन पढ़ाने आ रहा है? सब कठिनाई को पार करके मैं पढ़ सकता हूँ, पर पढ़ाने कौन आ रहा है? देखिए स्कैम की बात आपने सुनी होगी कि पैसे दे देकर टीचर बनाए जा रहे हैं। पैनल ही पैनल ही उठा था सुप्रीम कोर्ट। 26,000 टीचर को दरखास्त कर दिया है हाँ, नौकरी से। क्या एक्चुअल पूरी बात क्या है, मेरे को थोड़ा बताओगे कि क्या है, क्या मतलब बात हुआ क्या यहाँ पे? देखिए मतलब बंगाल में जो सरकार है उनके कुछ लोग पैसे दे दे के टीचर्स में, मतलब जो एसएससी होता है वहाँ पे पास करवा देते हैं कुछ लोगों को, पैनल नहीं घूस निकालते ले कि घूस घूस लेके। लेके घूस लेके। अच्छा। तो अब कुछ लोगों को घूस, मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो घूस लेके नौकरी नौकरी कर रहे थे, पर कुछ लोग ऐसे थे जो जेन्युइन थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या पूरी पैनल ही मतलब बर्खास्त कर दी। इससे हुआ क्या, मतलब अच्छे टीचर्स भी गए, बुरे टीचर्स भी गए, वो सब छोड़िए, पर एक सिस्टम में जो पढ़ा नहीं सकते, पैसे दे के आके सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वहां पे तो तनख्वाह मिलती है। हाँ, तो ये सब लोग भी अच्छा, पढ़ाने आएंगे आप, तो सोचिए क्या पढ़ाई होगी ना। बहुत स्कैम है इंफ्रास्ट्रक्चर यार, बात हो बहुत रही थी। बहुत स्कैम है इंडिया में। अभी ये नीट का आपने सुना ही था, कितना बड़ा जी। स्कैम हुआ था, प्रोटेस्ट हुए तो दोबारा करवाए गए हैं टेस्ट वगैरह। तो मतलब एजुकेशन सिस्टम, और आप देखो कि एजुकेशन इंडस्ट्री जो है वो कितना बड़ा ना, मतलब लोगों के लिए पैसे की माइन है। अगर आप देखो कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं, आप कितने बड़े बड़े आप बिजनेसमैन देखोगे, कॉर्पोरेट मैन देखोगे, जो अपने स्कूल कॉलेजेस वगैरह एजुकेशन चेन्स खोल रहे हैं, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा धंधा बन चुका है, और पर इसी के कारण एजुकेशन इंडस्ट्री सफ़र भी करती है। अगर प्राइवेट स्कूल्स को, अगर सोचो अगर गवर्नमेंट स्कूल अच्छे हो जाए, आपके जैसे प्रॉपर बेंचेस मिलने लग जाए, प्रॉपर अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स होने लग जाए, और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए, मील प्रॉपर लोगों को, बच्चों को मिल जाए, और फ्री एजुकेशन है ना, तो क्या कोई प्राइवेट स्कूल जाना चाहेगा? नहीं, दिल्ली में तो मैं सुना था कि केजरीवाल जी ने जब मतलब स्कूल ठीक किए थे, तब हाँ प्राइवेट स्कूल से लेके लोग गवर्नमेंट स्कूल में भर्ती करवा रहे थे अपने बच्चों को। हाँ हाँ हाँ, आज देखो ना बच्चे, अब जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, तो वही स्कूल की फीसेस बढ़नी शुरू हो गई है, वही वापस से शुरू हो गया पूरा सिस्टम, एंड पेरेंट्स नाराज हैं। तो मैं देखो, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, बट एक्चुअल में एजुकेशन जी जी हुए ये बात। तो कितना मुश्किल ये करना। अगर आप देखो ना कि इंडिया का एजुकेशन बजट अगर आप लोगे, और इंडिया में जितनी स्कूल्स है, जितने टीचर्स है, तो आपको इतना मुश्किल दिखेगा नहीं। अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कूल्स, अगर मेरे ख्याल से 2-2.5 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ठीक है, हर एक पे अगर एक अपनी गवर्नमेंट जो है 1-1 करोड़ भी अगर खर्चती है ना, तो इंडिया का एजुकेशन बजट के आसपास ही बैठता है, अगर आप देखो तो मतलब पॉसिबिलिटी है जो करने का, गवर्नमेंट सुधार करना चाहे कर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, अगर गवर्नमेंट में बैठे एमएलएज या एमपीज ही करेंगे ना सुधार, वो कर देंगे, तो उनके हाँ अपने जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस चल रहे हैं, उनमें कौन जाएगा? वो कैसे चलेंगे? जी जी। हाँ, वो कैसे ये चलेगा।
उनका पॉकेट कैसे गर्म होगा? आ, जी, जो ये बहुत सही बात आठ कही। 8,000 10 हजार रुपए जो महीने के बच्चों से ले रहे हैं वो कहाँ से लेंगे? हाँ, आज सोचो हमारे इंडिया में क्या मेडिकल पढ़ाई नहीं है? मेडिकल पढ़ने के लिए क्या इंडिया में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं है, टीचर्स नहीं है, प्रोफेसर्स नहीं है? क्यों बच्चे यूक्रेन गए थे पढ़ने के लिए, आप बताओ? फीस की वजह से। यूक्रेन सस्ता पड़ा। हम्म। यूक्रेन में जाके पढ़ना, मेडिकल स्टडी करना, वहाँ पे रहने का खर्चा मिला के, हाँ। सब कुछ इंडिया में पढ़ने से ज्यादा सस्ता है। जी, हाँ, मेरी क्योंकि एक दोस्त भी उस जगह शायद पे लोग अर्मेनिया गई थी। एजुकेशन को बिजनेस में नहीं याद करते ना। तो भाई मतलब ना, इतना बड़ा धंधा जो हमने बना रखा है, और इसी के कारण नुकसान भी है इंडिया का। वैसे मैं जैसे हम बात कर रहे थे, मैं आपको बता रहा था कि आज से 30-40 साल पीछे जो चीजें होनी चाहिए थी आज भी वो नहीं हो पा रही। और आज भी अगर भी वो नहीं करेंगे ना, तो अगले 30-40 साल भी कोई फर्क नहीं आएगा। आज हम एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे ना, अच्छे बच्चे निकलेंगे जो अच्छी जॉब्स करेंगे, सैलरीज अच्छी ड्रॉ करेंगे, उतना उतना ज्यादा टैक्स भी पे करेंगे, जो गवर्नमेंट को कमाई भी होगी। गवर्नमेंट आज इन्वेस्ट करेंगे ना, इसी को तो इन्वेस्टमेंट कहते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, कि आज आप इन्वेस्ट करो देन वो आपको फ्यूचर में रिटर्न देगी, है ना? गवर्नमेंट आज रोड्स पे इन्वेस्ट कर रही है, तो रोड्स क्या इमीडिएटली पैसे कमाने शुरू करने दे देगी आपको? नहीं नहीं, या रोड्स आपको जो आप एक मतलब लाख करोड़ के प्रोजेक्ट चला रहे हो, कि आप विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स आप इन्वेस्टमेंट अपनी पूरी कर लोगे? नहीं ना, फिर टाइम वो इन्वेस्टमेंट पूरी होती है। एजुकेशन भी ऐसे ही है। आज अगर आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करोगे, बच्चे अच्छे पढ़े लिखेंगे, आप उनमें एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, जॉब सीकर्स नहीं जॉब गिवर्स अगर आप बनाओगे। अभी आज आप देखो, जितने भी इंस्टीट्यूट है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, जितने भी कोचिंग एग्जाम्स, जितने भी टॉप की चीजें हैं, सब क्या कर रही है आपकी आपकी कंट्री में? सब जॉब सीकर्स बना रही है। आईआईटी से लेकर आप देख लो, यूपीएससी से लेकर यूपीएससी देख लो, जितने भी बड़ी बड़ी चीजें हैं, सब आपको जॉब सीकर्स बना रही हैं। आईआईटी में आप जाते हो, इंजीनियर बनते हो, आप जाके किसी के अंडर जॉब करो, है कि नहीं? जी। आप मोस्टली कह रहा हूँ मैं, कुछ कुछ है जो आप खुद जाके अपने इनोवेशन करके अपना करते हैं। यूपीएससी में क्या कर रहे हो आप? सबसे बड़ा एग्जाम है, सबसे ज्यादा लोग अपीयर करते हैं यूपीएससी में, है ना? आप क्या कर रहे हो? आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे हो अप्लाई। कितनी जॉब्स कितनी अवेलेबल है? 400-500 1000 2000। अप्लाई कितने बच्चे कर रहे हैं? 50 लाख। नहीं, 12 लाख हर साल। मतलब और भी तो है ना, एसएससी भी है, बहुत सारी हाँ। चीजें हैं। सीट्स अगर आप देखोगे तो बहुत कम है। गवर्नमेंट जॉब्स अगर आप देखो तो बहुत ही छोटा फ्रैक्शन है, और अप्लाई करने वाले बहुत होते हैं। अभी पीछे कितना न्यूज आई थी, आई थिंक पोस्टमैन की, पता नहीं किसकी, क्लर्क की नौकरी के लिए, पियोन की, किसकी पियोन नौकरी की के सर, लिए, पियोन। पियून की नौकरी के लिए। तो हाँ। वैकेंसी निकली थी, मेरे ख्याल से कितने 10-20 लाख बच्चों ने वो भरा। तो यार तो जरा सोचो, इससे 15-16 हजार रुपए वाला नौकरी के लिए इतना मतलब आवेदन। नहीं, एक दूसरा चीज है, बहुत लोग सोचते हैं कि यूपीएससी बस एक मतलब नौकरी है, तो नौकरी लेने के लिए इतना भीड़ भट्टा क्यों, ठीक है। पर देखते हैं कि जो यूपीएससी जो चीज है ना, हमारे मतलब भारतीय खानदानों में बेटा आईपीएस है, ठीक है, मतलब शान वान बढ़ जाती है। तो शान के बड़े भूखे हैं ये, पैसे मतलब कम मिले तो भी चलेगा, शान के बड़े भूखे हैं। और दूसरी एक चीज देखता हूँ कि यहाँ पे ना बोला जाता है कि ठीक है 50,000 मतलब मंथली, पर होता नहीं है ना असली में। तो वो भी एक मोटिवेशन होता है ना। उससे ज्यादा ही मिलता है। यार आप एक चीज बताओ, आप आपका सौम्य भाई, आपका बच्चा हो या बेटी हो, ठीक है, बेटा या बेटी हो, आपका बेटा एक तो या तो आईएएस आईपीएस बन गया, ठीक है, वो आपके लिए ज्यादा प्राउड मोमेंट होगा। या फिर अब उसने बहुत बड़ी कंपनी खोली, 1000-2000 करोड़ की वो कंपनी का मालिक बन गया, अपने नीचे वो 10,000-15,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, घर चला रहा है 10,000-15,000। क्या ज्यादा आपके लिए प्राउड मोमेंट होगा? देखिए, ये सवाल मैं मना नहीं कर रहा, आईएएस आईपीएस बनना एक बहुत प्राउड बात है, मुश्किल है काम। लेकिन अपने अंडर 10,000-15,000, इस देश में जाए इतनी गरीबी है जहाँ पे 80 करोड़ लोगों को आज भी अनाज देना पड़ता है सरकार को। उस देश में अगर आप 10-15,000 लोगों को अब एम्प्लॉयमेंट दे दो, अगर, उससे बड़ा प्राउड मूवमेंट क्या होता है? मतलब ये सवाल आप मुझसे ना करें तो बेहतर है, क्योंकि मुझे दोनों में से मतलब दोनों में से
मतलब दोनों ऑप्शंस में किसी में कोई फर्क नहीं दिखता, क्योंकि मेरा बेटा या बेटी जो है अगर कायदे की इंसान नहीं बनती तो उसे मतलब मैं उसे खराब ही देखूंगा। अगर कायदे का इंसान बनता है, कायदे का इंसान बनती, वो मेरे लिए काफी है। ये सवाल आप सूरज से करें। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं बाय वैसे नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, करियर वाइज कह रहा हूँ। अगर आप चॉइस अगर आपके पास हो कि एक आपका बच्चा हो जो जॉब सीकर हो, जो औरों पे डिपेंडेंट हो जॉब के लिए, गवर्नमेंट में अगर जॉब मिल गई तो ऐसा नहीं गवर्नमेंट जॉब कभी जा नहीं सकती है। अग्निवीर का आपने देखा ना, टेम्पररी जॉब्स, अब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट भी हायर करनी है। गवर्नमेंट कहीं ना कभी तो पेंशन, गवर्नमेंट के लिए पेंशन क्या है, एक्सपेंस है ना, बहुत बड़ा एक्सपेंस है, बहुत बड़ा चंक है। अगर आप सैलरीज देखो तो कभी ना कभी तो गवर्नमेंट जैसे अब अभी कर रही है, कट शॉर्ट करना चाहेगी इस पे, जैसे जैसे पेंशन कट कंपनी। शॉर्ट करना चाह रही थी। हाँ, तो आप उस पे डिपेंडेंट होना चाहोगे या फिर अब अपनी डेस्टिनी, अब अपनी एम्प्लॉयमेंट खुद अरेंज करना चाहोगे, अपनी जो भी आप अर्निंग करते हो? देखिए मतलब पिता के हिसाब से तो मैं मतलब मेरा बेटा या बेटी जो भी करे वो उनकी मर्जी। लेकिन अगर मुझे आप एक बेटी का बाप बनाते हैं, ठीक है, तो मैं अपने बेटी को क्या सलाह दूंगा कि देखो, ये जो मतलब एसएससी का जो स्कैम हुआ है, इसके बाद मतलब 26,000 लोग जो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, इनके मुंह में मतलब मुंह की तरफ देखिए कि ये मतलब क्या एक एसएससी का एग्जाम क्लियर किया है, कुछ और नहीं कर सकते? मतलब ठीक है, स्कैम हो गया, ये बहुत बुरा हुआ है, पर आप क्या किसी चीज के लायक नहीं हो? ये बात सोचिए। मैं अपने बेटे को ये बताऊंगा कि आप ऐसे बेटे मतलब ऐसे लड़के से तुम शादी करना चाहोगे कि जिसकी एक बार नौकरी चली गई तो वो क्या बच्चे की तरह रोना धोना करना लगेगा कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ? या फिर ऐसे किसी के साथ तुम जाना चाहोगी जो मतलब उसका सब कुछ चला गया फिर भी कहता है ठीक है देख लेंगे ना? मैं बस ये ऑप्शन दूंगा इसे। मतलब बेटों को तो ये ऑप्शन नहीं देना पड़ता है। मतलब इसमें थोड़ा बायस्ड हूँ। बट वही पॉइंट है ना कि अगर आपका एजुकेशन सिस्टम आपको इतना ज्यादा केपेबल बनाएगा कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपको जॉब मिल रही है नहीं मिल रही है, जी आपको आप इतने केपेबल हो कि आप अपना खुद का कुछ इनोवेट कर सकते हो। और जरूरी नहीं कि साइंस में ही सिर्फ इनोवेशन होती है, बहुत चीजों में इनोवेशन होती है ना? तो कि, क्या आपको नहीं लगता कि एक वर्ल्ड इंडिया वुड बी अ बेटर प्लेस टू लिव? थोड़े दंगे फसाद कम होंगे, ये ट्रोलिंग जो इंस्टाग्राम पे जो लोग करते हैं, 20-20 रुपए का एक ट्वीट करते हैं, तो आपको लगता नहीं कि वो कम होगा वो चीज उससे? जी, मतलब थोड़ा आत्मनिर्भर बनेंगे तो देश का भी भला, थोड़ा मतलब रोना धोना भी कम होगा। और ये जो अंदर में लोगों के अंदर ये जो मतलब क्या कहूँ कि एक भट्टी जैसी हो गई है ना, कि मतलब इतने अनएम्प्लॉयड बैठे हैं कि बस ऑफेंड होने के लिए बैठे हैं। कोई मुझे कुछ बता दे फिर मैं देखता हूँ सारा दिन कैसे बिताना है। मतलब ये भी कम होगा। अब इंडिया चाइना का एग्जांपल ले लो। चाइना 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना चुका है, हम्म ठीक है। इंडिया आज भी इंपोर्ट करता है 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट। तेजस एक बनाया है इंडिया ने 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट, लेकिन तेजस का इंजन नहीं बना पाए। इतने साल बाद, इतनी तरक्की होने के बाद जो हम कहते हैं साइंस एंड हमने तरक्की कर ली है, हम इंजन नहीं बना पाए। वो कंट्रीज जो कि आज से 40-50 साल पहले इंजन बना चुकी है, हम वो इंजन नहीं बना पा रहे हैं। सोचो आज भी अगर यूएस हम पे अगर सैंक्शन लगाता है या इंपोर्ट करने से मना करता है या डिलेस करता है, तो हमारे पास जेट एयरक्राफ्ट की, फाइटर एयरक्राफ्ट की सीवियर कमी आ जाती है, बहुत ज़्यादा। इतनी कि हमारे पास स्क्वाड्रंस की इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कमी है एयरफोर्स में। आपको इतने महंगे महंगे में रफाल बाई करने पड़ रहे हैं। क्यों बाई करने पड़ रहे हैं? आज अब जो बाई कर रहे हैं, अब जो और 40 रफाल आई थिंक बाई करने जा रहे हैं ना, 5 साल बाद आएंगे, सोचो वो भी। तो आप सोचो कि अगर यही इंडिया में R&D एजुकेशन पे खर्चा किया जाता, तो ये क्या इंजन इंडिया में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि खुद का इंजन बना सके। चंद्रयान लैंड कर दिया भाई हमने चांद पे, कोई नहीं कर पाया आज तक। अवश्य कर सकता है। जापान सोचो चंद्रयान का लैंडर ले रहा है, विक्रम लैंडर, अपना अपना रोवर उतारने के लिए। सोचो जापान जो कि हम कहते हैं 2050 में जी रहा है इस टाइम पे। मतलब क्या नहीं कर सकते यार हम। जी, मतलब ये भी सही है कि ऐसा नहीं है कि भारतीयों में वो क्षमता नहीं है, क्योंकि मतलब भारतीय जब बाहर जाते हैं, जैसे बांग्ला चैनल में मैंने 2 जना के साथ पॉडकास्ट किया। एक हार्वर्ड में नहीं, सॉरी, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, 3 या 4 चीजों में अभी अपना रिसर्च चला रहे हैं, ठीक है। अच्छा।
हाँ, एक भैया थे जो, मतलब वो तो सर थे, अब एक भैया थे जो क्या था वो, मतलब नाम कार्डिफ यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोफिजिक्स में मतलब पीएचडी कर रहे हैं। भारतीय है, कर रहे हैं अपना काम, वहाँ पे उनको मौका मिला, वो कर रहे हैं काम। यहाँ पे कोई चाहेगा तो काम नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। और आप खुद सोचो ना, अगर अगर इंडिया में वो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया में वो अ, एक कम्युनिटी होती, तो यहाँ से ब्रेन ड्रेन ना होता दूसरी कंट्रीज में, है ना तो यहाँ पे अब खुद सोचो, पढ़ा, चलो आप ये मान लिया कि आप बहुत अच्छे स्किल्ड हो गए, जॉब आपको मिल जाएगी, लेकिन जॉब देने के लिए भी तो होने चाहिए लोग। यहाँ पे जॉब्स ही तो नहीं है। अगर आप एवरेज देखो, जो स्किल्ड लेबर भी है उसको भी जॉब्स की एक्सट्रीम कमी है। जो बंदा आराम से महीने का 2 लाख 3 लाख किसी फॉरेन कंट्री कमा सकता, अगर वो होता वहां पे, उस बंदे को आज 30-40 हजार की नौकरी करनी पड़ती है, बिकॉज है ही नहीं है जॉब्स मार्केट। ब्रेन ड्रेन इतना सीवियर हमारे केस में हो रहा है, लोग बाहर जाके पढ़ते हैं, नासा में काम कर रहे हैं या बाहर किसी कंट्री में स्पेसएक्स में काम कर रहे हैं, उनके लिए चीज़ें बना के दे रहे हैं। तो इससे बढ़िया होता ना कि आप यहाँ पे बनाते हो और यहाँ पे आप उस डेवलपमेंट को, उस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस को एंजॉय करते। बहुत बड़ा हमने मौका खोया है इंडिया ने, और आज भी अब और आगे भी खोते रहेंगे, बिकॉज अभी भी इंडिया में वो मैंने देखा है कि वो डिज़ायर नहीं है कि एजुकेशन पे एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए। जी, मतलब विदेशों की बात अगर शुरू हो ही गई है तो अंत तक भी मतलब लेना चाहूँगा कि जैसे ऑफ द कैमरा भी आप बता रहे थे कि बाकी देशों में मतलब एजुकेशन सिस्टम कितना अलग है, तो उस बारे में अगर किसी देश का उदाहरण देना चाहें तो दे सकते। नॉर्डिक कंट्रीज भाई, नॉर्डिक कंट्रीज बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि उनके अंदर क्या है। सो बेसिकली क्या है, नॉर्डिक कंट्रीज में आप जानते हो कि पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है वहाँ पे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने एजुकेशन जो है वो फ्री कर रखी है। फ्रॉम बेसिक एजुकेशन टू यूनिवर्सिटीज, प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक पूरी एजुकेशन फ्री है। अब उससे फर्क क्या उन्होंने देखा कि हर इंडिविजुअल, मोस्टली इंडिविजुअल जो है वहाँ पे, वो ज़्यादा क्वालिफाइड निकल रहे हैं, उनको जॉब्स इजीली मिल रही हैं, ठीक है। अपनी जॉब्स अगर नहीं मिलती है तो वो खुद अपना कुछ काम क्रिएट करते हैं, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, दुनिया में उनका नाम होता है। पर कैपिटा इनकम इनकम उनकी इतनी ज़बरदस्त है, हैप्पीनेस इंडेक्स उनका ज़बरदस्त है, बिकॉज दे आर सेल्फ सफिशिएंट यार, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा वो एजुकेशनली क्वालिफाइड है, और वो इसीलिए वो ज़्यादा आई थिंक बेटर इस तरीके से जी भी पा रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा कहते हैं कि हम खुश हैं, लेकिन एक्चुअल में खुश नहीं है। इंडिया रैंक्स अमंग द वर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, हैप्पीनेस इंडेक्स में भी, ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी। वहाँ की एजुकेशन फ्री है। हैप्पीनेस इंडेक्स ना थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है, क्योंकि हैप्पीनेस इंडेक्स में आपको तरह तरह के सवाल किए जाएंगे और आखिर में बस आपको पूछा जाएगा कि आप अपने जीवन को 10 में से कितना देते हैं। अब मतलब जो ऑप्टिमिस्टिक होगा ना वो तो कहेगा 10 में से 9 दे दो भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जो मतलब बहुत कुछ है फिर भी मतलब ठीक है 5 दे दो। बट भाई वो सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है ना, वो पूरा सभी वर्ल्ड में कंट्रीज के साथ करते हैं। थोड़ा आर्बिट्ररी है ना, मतलब हैप्पी मतलब ह्यूमन आप देख ही डेवलपमेंट इंडेक्स सकते बहुत हैं अच्छा है। जहाँ पे 80 करोड़ पीपल को आपको फूड नहीं उनके पास है, खाने को नहीं है, अनाज नहीं है, तो वहां पे आप कैसे कह सकते हो कोई खुश भी है? हाँ, ये सब देख अच्छा, सकते हैं। उसमें और भी मैं ऐड करता हूँ कि जैसे एजुकेशन तो फ्री है ही है, साथ में वहाँ पे एग्जाम्स वगैरह वो जो है वो बहुत हार्डकोर एग्जाम्स नहीं है वहाँ पे। स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं है, जैसे हम होता है ना हाफ ईयरली जो टेस्ट वगैरह होते हैं, वहाँ पे कंटिन्यूस असेसमेंट देखी जाती है एक बच्चे की। ओवरऑल पूरे साल में उसने कैसा परफॉर्म किया है, कैसी लर्निंग रही है, कितना कितना उसने पार्टिसिपेट किया है प्रोग्राम्स में, कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो वो होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, उसमें कितना पार्टिसिपेट किया, वो सब मैटर करता है। एंड उससे पूरा एक होलिस्टिक उसका असेसमेंट होता है बच्चे का। यहाँ पे वो सब नहीं है। वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है कि आप कितना सीख रहे हो, कितना पढ़ पा रहे हो। यहाँ पे आपके पेपर पे आपने क्या लिखा है वो देखा जाता है, आपके यहाँ पे वो है या नहीं वो वो नहीं देखा जाता। हाँ, मैंने वही बात तो बोला। तो ये सीखने के लिए नहीं पढ़ता यार आजकल के लोग, आजकल के स्टूडेंट सीखने के लिए कहाँ पे पढ़ते हैं? तभी तो मार्क्स मार्क्स आने के लिए पढ़ता है ना।
और ये वही बात मार्क्स हो भी गई। ना मार्क्स भी ना ऐसी एक करेंसी है जब कहीं काम नहीं आ रही है, मतलब आप कमा तो रहे मार्क्स, मतलब कहीं काम में नहीं आ हाँ रहे वही तो बात है। पॉकेट भर भर के मार्क्स दे रहे हमें हैं। इनके मैं लिए भी हैरान प्रेशराइज किया जाता है हमें हाँ, कि ये जो मार्क्स लाओ, बोलते हैं मार्क्स लाओ, मार्क्स लाओ। 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट इतना जरूरी है, डिग्री इतनी जरूरी है, ठीक है भाई। मैं जब आप निकलते हो ना उस फेज के बाद, तो आपको समझ आता है कि कहाँ जरूरी है भाई। सिर्फ आपको ना एक प्रिंट कोई आउट देना पूछता होता ही है, नहीं है जी, कोई कोई पूछता नहीं है। पूछता भी नहीं। कोई अगर आपके 40% भी आ रहे हैं ना, कोई कंपनी को फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, अगर अच्छी कोई कंपनी जी लगी, क्योंकि वो आपकी करंट स्किल देखेंगे कि करंट स्किल क्या है। अगर आपका सीवी स्ट्रांग है ना, कोई कंपनी आपका ये नहीं देखेगी 10 की। और मोस्टली कंपनीज में कब मांगी जाती है, जब आपकी इंडक्शन हो जाती है। तो कोई फर्क नहीं है भाई। मतलब लग देखिए, आप भी एक चैनल चला रहे, हम भी एक चैनल चला रहे। हाँ, छोटा मोटा हाँ, कंपनी के बारे में मतलब जैसा ही सोच सकते हैं। आप अगर कोई एडिटर हायर करेंगे या फिर जो कुछ भी हायर करना चाहेंगे, थंबनेल बनाने वाला, जो कुछ भी, चैनल मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर, आप क्या देखेंगे? 10th की सर्टिफिकेट मांगेंगे? बिल्कुल नहीं। भाई मैं 10th में हो गया कहता हूँ, उसका 99.9% आया हो, डेटोल जितनी उसकी लाइफ हो, जितनी उसकी वो आई हो परसेंटेज। लेकिन वो ढंग से एडिट नहीं कर पा रहा है एक थंबनेल तो या तुम्हारा एक क्या? वीडियो को। मैं क्या करूँ उसका। जी। और मतलब हमारे बच्चों को भी ना मतलब बहुत ही झूठ बोला जाता है। ये मुझे बहुत खराब लगता है कि जब बच्चों को झूठ बोला जाता है कि जो है बता दो। जैसे मेरा जो छोटा भाई है, मैं उसे बता देता हूँ कि देखो, 10th का एग्जाम जीरो वैल्यू, 12th का एग्जाम अगर तुम्हें कोई बाहर जाके किसी कॉलेज में पढ़ना है तो पढ़ो, वरना वो भी किसी काम का नहीं है। कॉलेज का एग्जाम अगर तुम्हें एमए करना है तो कॉलेज का एग्जाम ठीक से दो, वरना वो भी किसी काम का नहीं है। मतलब एमए का एग्जाम अगर तुम्हें पीएचडी करना है तो करो, वरना वो किसी काम का नहीं है। मैं सच बता देता हूँ। बट एक एक बट है इसमें। लेकिन वो एजुकेशन बहुत जरूरी है। जी 10th तक, 12th जितनी भी ओवरऑल आप 12 साल स्कूल में पढ़ते हो, देन 3-4 साल आप कॉलेज में पढ़ते हो, या 5 साल कुछ केसेस में, या 6 साल भी, तो वो बहुत जरूरी है। वो आपकी पर्सनल हाँ डेवलपमेंट के लिए बहुत। बहुत जरूरी है। और हाँ आपने अगर सही से पढ़ा है ना, एक्चुअल में बहुत फर्क पड़ता है यार। टेक्निकल स्टडीज में जाते हो ना, फर्क पड़ता है। लेकिन वो एग्जाम से फर्क नहीं पड़ता, मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता। आपकी नॉलेज कितनी आपने गेन की है, जी। जैसे इतना नहीं हाँ, लगाया इसका इसलिए मायने। मैं सभी को बोलता हूँ सीखने के लिए पढ़ो, नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ो, मार्क्स लाने के लिए। मेरे भी छोटे भाई है, मैं भी उसको यही बोलता हूँ, सीखने के लिए पढ़ो, मार्क्स लाने के लिए नहीं। जी जैसे हाँ, जैसे भाई को मैं बोलता हूँ कि देखो, जैसे आप वहाँ पे मतलब यहाँ पे बांग्ला और इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ठीक है? तो मैं कहता हूँ कि जो बांग्ला और इंग्लिश की जो किताबें है ना, वहाँ पे बहुत सारी कहानियां हैं, कविताएं हैं। वो पढ़ो, कवि या लेखक ने क्या बोलना चाहा वो सीखो, ठीक है? हाँ ये हाँ। इसीलिए तुम साहित्य पढ़ रहे हो। मतलब मैथ जो गणित होता है वो भी पढ़ो, ठीक से पढ़ो। इतिहास में जानने की कोशिश करो कुछ, मतलब तारीख वारीख, मतलब दिमाग से इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन अगर कभी ये मुंह से ना निकले कि मतलब महाभारत के युद्ध में एक तरफ कौरव दूसरी तरफ मुगल, ऐसे मत पढ़ो, मतलब थोड़ा बहुत याद रहे। जी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है आपने स्कूल में? जी जी। तो हाँ हमारे ना trigonometry हमेशा पढ़ी। ये क्वेश्चन आता था कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है यार, क्या करेंगे यार ट्रिग्नोमेट्री। कोई टीचर ने हमें नहीं बताया कि ट्रिग्नोमेट्री से क्या होता है। अगर यही हमारे पास प्रैक्टिकल लर्निंग होती कि ये बिल्डिंग जाके आप उसकी हाइट कैलकुलेट करो, ये करो, कुछ भी चीज हो सकती है ट्रिग्नोमेट्री से। और वो एक्चुअल में एप्लीकेशन है उसका बहुत ज्यादा। अगर आप हायर स्टडीज में जाओ, टेक्निकल स्टडीज में जाओ, ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी क्रूशल, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ये कि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि क्या जरूरत है। अब आप एक चीज और मैं बताता हूँ भाई, बहुत क्रूशल है, जो हमने डिस्कस नहीं किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे पता है क्या लगती है, जो बहुत बड़ा गैप है हमारे एजुकेशन में, सिस्टम में। 12वीं के बाद बच्चों को क्लियर ही नहीं होता यार किस स्टडी किस फील्ड में जाना है उन्होंने। हाँ सही बात, सही बात। भाई इतना बड़ा कंफ्यूजन का वो पॉइंट होता है ना, कि कई बच्चे, कितने बच्चे तो साल करने के बाद ड्रॉप आउट करते हैं, यार ये तो मेरे को करना ही था, इसमें तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। 1 साल कॉलेज करने के बाद फीस जमा कराने के बाद 1 सेमेस्टर गए, उसके बाद ड्रॉप आउट कर दिया कि नहीं मुझे तो ये करना ही नहीं है। तो हमारे मेरा स्कूल में मैं बहुत बड़ा ये दिक्कत है। मैं एक घटना बोल रहा शेयर करता हूँ आप लोगों से। मेरा एक दोस्त है, वो मतलब 12 करने के बाद नर्सिंग करने चला गया बेंगलोर में। हाँ, तो वो अपने मर्जी से नहीं, किसी और के कहने से गया था। तो 3 साल बाद जब वो नर्सिंग करने के बाद अच्छा घर 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 वापस आया, तो वो 8,000 रुपए की नौकरी कर रहा है।
तो अब वो हमें बोल रहा है क्या भाई क्या कर लिया मैंने, उससे अच्छा कॉलेज ही था, उससे अच्छा मैं कुछ सरकारी नौकरी का पढ़ाई कर लेते, या मैं इतना लाख रुपए खर्च करके नर्सिंग किया। तो यही कोई बात नहीं है, भाई, सोच आपके समझ के काउंसलिंग के लिए। करना चाहिए, हाँ, मैं लाख रुपए ये तो मुझे चलो तो मैं बिजनेस करना चाहिए सोच समझ के। हाँ, ये तो चलो आपके हाँ छोटे वही सही भाइयों के बात है। पास आप हो तो आप थोड़े बहुत गाइडेंस उनको दे सकते हाँ हो, है ना। मेरे तो 3 हाँ, बड़े वो तो पहले से सही तीनों बात की है। शादी हो चुकी थी, तो मेरे पास तो वो काउंसलिंग के लिए कोई था ही नहीं यार कि मैं क्या करूँ। ठीक है, मोस्टली लोग क्या कहते थे, यार तुम भी सीए कर लो। हमारे तो जेन्यू में हमारा मोस्टली भाई हर कोई सीए, दूसरे घर में एक सीए होता है। तो सीए कर लो, डॉक्टरी कर लो, लॉयर बन जाओ, इंजीनियरिंग कर लो, यही है यार भाई। कोई हमसे पूछता ही नहीं हमें क्या अच्छा लगता है, हमें कोई हमें भी पूछता नहीं ही पता नहीं है। होता, बच्चों को तब भी नहीं पता होता भाई उनको क्या अच्छा हाँ लगता है, हमें भी भाई मैं पता नहीं सही होता। बता रहा हूँ। हम मूवी में देख लेंगे ना, कोई डॉक्टर बड़ा अच्छा उसने किया है, तो डॉक्टर वाली मूवी देख लेंगे, तो हमारा मन कर जाएगा डॉक्टर बनने का। हाँ जी जी जी। एयरफोर्स की मूवी देख लेंगे, एयरफोर्स पायलट बनने का मन कर जाएगा। लेकिन हाँ एक्चुअल हाँ में सही हमारे बात। जो हमें जो जो सब्जेक्ट्स पसंद हैं, उसके बेसिस पे आपको जो करियर पाथ चूज करना, और बाकी आपके स्किल्स कैसे हैं, और वो चाहे एकेडमिक हो या को करिकुलर हो, एक्स्ट्रा करिकुलर हो, सॉरी, तो वो मैटर नहीं करता। लेकिन अगर सही गाइडेंस मिल जाए तो क्रिकेट अच्छा गिरता है, पढ़ाई में नहीं अच्छा, उसको कोचिंग में आगे क्रिकेट के से रिलेटेड कोई एक कोर्स होना चाहिए, डिग्री उसमें स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, जिसमें क्रिकेट की डिग्री मिल रही हो आपको, चलो आप उसी में आप पूरा आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, है ना। फुटबॉल में है तो फुटबॉल में आप कर रहे हो, चेस में कोई अच्छा है यार तो चेस की पूरी उसको दो ना नॉलेज, उसको फ्यूचर के लिए रेडी करो आप, है ना। ये तो क्या होगा, 3 साल वो पढ़ाई करेगा, देन 3 साल बाद वो 3 साल तो उसकी वेस्ट होगा ना, जो वो अच्छा उसमें कर सकता था। आई थिंक वो बहुत जरूरी है, हमारे एजुकेशन सिस्टम बहुत लैक करता है, बच्चों को नहीं पता होगा उन्होंने 12th के बाद क्या करना। माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाई जाती है, मैं तो आश्चर्य होता हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाई जाती है। यहाँ पे देश का संविधान भी नहीं पता है बच्चों को। मतलब मैं 11th और 12th में मतलब साइंस बैकग्राउंड से हूँ, सूरज तो आर्ट्स बैकग्राउंड से था, उसे पता होगा। पर मैंने कभी भारत का संविधान ठीक से नहीं पढ़ा, मतलब जब तक मैंने कोचिंग नहीं की थी एक विषय में। तो ये भी तो मतलब ताज्जुब की बात है ना। मैंने हमें आई थिंक हमें पढ़ाया गया था संविधान, सिविक्स, आई थिंक सिविक्स के उसमें हमारा प्रियम्बल का चैप्टर था, पूरा संविधान नहीं, प्रियम्बल सिर्फ हमें वो बताया था, सोशलिस्ट सेकुलर वो सब, तो वो एटलीस्ट बताया था। बट ये कि और बेटर तरीके से उसको बताया जाए, and बहुत से स्कूलों में सही बात है नहीं सिखाया जाता, ठीक। प्रायोरिटी नहीं ये है। आर्ट हमारे यहाँ पे जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है उसको सिखाया जाते थे, पॉलिटिकल साइंस में भारतीय संविधान को पढ़ाया जाता था, लेकिन साइंस में नहीं होता था। वो मेरे दोस्त जो बात बोला अभी तक, कॉम्बाइंड में जाके पढ़ा, कोचिंग ली, फिर लाके ये जाना, पढ़ना चाहिए ये सब। मतलब देखिए बेसिक नॉलेज देना चाहिए। क्या ताज्जुब की बात है कि मैंने एवोल्यूशन पढ़ा है, सूरज ने नहीं पढ़ी। मैंने संविधान नहीं पढ़ा, सूरज ने पढ़ी है। मतलब दोनों ही पढ़नी नहीं चाहिए थे, क्योंकि एवोल्यूशन ना मतलब आपको समझ में आए तो बाबा कल्चर तो भारत में फैलेगा फूलेगा ही ना। कोई कहेगा ये चमत्कार से हुआ, वो चमत्कार से हुआ, देखो ये पंछी कैसे उड़ रहा है। मतलब एवोल्यूशन पढ़ोगे तो ठीक ठाक जान पाओगे। संविधान नहीं पढ़ोगे तो कोई भी आके तुम्हें स्कैम करके चला जाएगा। कोई डराएगा आके कि तुम्हें ये केस दे दूंगा। अगर संविधान पढ़ोगे ऐसा कोई केस होता ही नहीं होगी, क्या दोगे केस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक ना सबके पता नहीं मुंह कौन पे बाबा आए थे एजुकेशन हमारे सिस्टम घर पे, है। बताइए। हाँ बाबा आए थे हमारे घर पे, तो उन्होंने ना पानी में, अपने लोटे में पानी था, उसके अंदर आग जला के दिखा रही थी, कि हम लोग सब उस टाइम पे वो हो गए थे। तो थैंकफुली गूगल आ चुका था उस टाइम पे, तो मैंने गूगल किया था कि पानी में आग कैसे लगाते हैं। तो केमिकल बहुत तरीके, सिंपल, आप ऑयल भी डाल दोगे ना पानी में, आप आग लगा सकते हो। हाँ ठीक हाँ है, हाँ। हाँ तेल डाल ऊपर। हाँ 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 ऊपर हाँ तैरने लग जाता ना वो। और हाँ तरीके हैं, हाँ लिक्विड जैसे आते हैं जिससे पानी में आग लगती है, सोडियम मेटल होता है ना, उसका टुकड़ा पानी में डाल दोगे तो एकदम से वो ब्लास्ट करता है पानी में जाने से। तो बहुत तरीके है, तो ये लगता है वो बाबा साइंस के स्टूडेंट था। अच्छा करियर चूज किया है बाबा जी ने। हाँ, अच्छा मंदिर है करियर यार, चूज किया। हमारे ना कई मंदिर है, क्यों क्यों। अब मैं नाम नहीं लूंगा, कभी अभी जाना भी है रिसेंटली मेरे को, वहाँ पे किसी की मैरिज है, तो वहाँ पे जाना है। जब तक आपका पॉडकास्ट चलेगा तब तक तो हो चुकी होगी शादी उसकी। तो वहाँ जाना है मेरे को, तो वहाँ मंदिर है। मिस तो कर वहाँ दिया। पे बेसिकली क्या है कि ना, जमीन के नीचे से ना
आग लपटें निकल रही हैं आग की, और काफी सालों से चल रही है वो, तो वो लोगों को लगता है मैजिक है, हमारे यहाँ पे पूछते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में वो एक साइंटिफिक फिनोमेना है कि नीचे से नेचुरल गैस के डिपॉजिट होते हैं ना जो अर्थ क्रस्ट में, वो निकलते हाँ हैं। हाँ हाँ, उसके मिशन अंदर मिशन अगर वगैरह वो निकालते आग हैं। एक बार लग जाए तो वो कभी बुझ नहीं सकती, वो चलती ही जी, जी। रहेगी, सदियों तक चलती रहेगी। क्योंकि सप्लाई तो नीचे से आ रहा है ना। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे हाँ ऐसे हाँ वर्ल्ड में बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे ये आग की लपटें निकलती हैं। एक्चुअल में इंडिया में तो एक पूरा शहर है जहाँ पे ये इससे नेचुरल गैस की मिशन 100 सालों से पिछले चल रहा है। तो तो मतलब लोग ना कितना स्टुपिडिटी करते हैं कि हाँ, फिर वो पूज रहा है, सब जगह मंदिर बना के वहां पे पूजने बैठ जाओ। पूजना भी मान सकता हूँ ये कि भी ठीक है। है, बड़ा हमारा जगत बड़ा मतलब विस्मयकर है, ठीक है, मैं पूजना भी मान सकता हूँ। मतलब इसमें मिडिल मैन कहाँ से आ गया? आप लपटे आ रही है पूजिए, ठीक है, लपटों से मतलब अच्छी लग रही है, हाँ? इसमें मिडिल मैन कहाँ से आ गया कि उसे पैसे क्यों दूं? पैसे ये भी वही एक तो बिजनेस प्रॉब्लम है। है। मंदिर के बाद जो गरीब बैठा है ना, उसको लोग पैसे नहीं देंगे, उसको कहेंगे यार कुछ काम कर ले या कुछ। डेफिनेटली उनको काम करना चाहिए, ऐसी बात नहीं, मैं उसमें प्रमोट नहीं कर रहा भीख भीख मांगने को, लेकिन जो एटलीस्ट आप उनके बच्चों को पढ़ा सकते हो, कुछ इनिशिएटिव, कुछ लोग कुछ कुछ भी आप कर सकते हो, जो दान पुण्य प्रॉपर आप कर सकते हो। लेकिन मंदिरों में दान देके लोगों को लगता है हमने बहुत पुण्य कमा लिया, लेकिन उससे क्या होता है, मंदिरों में और सोने की लेयर चढ़वा देंगे, भगवान को गहने पहना देंगे, जवाहरात पहना देंगे, और ज्यादा बढ़िया लाउड स्पीकर लगवा देंगे, यही करेंगे ना, और क्या करेंगे वो। मतलब पहले जो भारत में एक एक मंदिर में मतलब पढ़ाया जाता था, ठीक है, तो वो तो अब नहीं होता। तो अब मतलब काल बदल गया है, तो आप देखिए ना कि उस चीज का फंक्शन अब वो नहीं कर रहा है, तो उसे आप दान क्यों कर रहे हैं? पहले दान करते थे, वो काम में लगाते थे, अभी नहीं लगाते। कितने मंदिरों के ऐसे स्कूल्स हैं, मंदिरों के पास सबसे ज्यादा डोनेशन आती है बाय द वे, जी। सब हाँ, किसी भी मंदिरों ट्रस्ट से से। सबसे ज्यादा डोनेशन आता है। कितने ऐसे मंदिर है जिनके अपने स्कूल्स हैं, और वो बहुत अच्छे स्कूल्स हैं जिन पे लोग बस पढ़ने का सपना देखते हैं। कितने स्कूल है बताओ मुझे इसमें, एक भी याद आता है? मतलब अभी तो मुझे तो कोई होगा, याद नहीं आता। मुझे तो लगता नहीं है। एक आध तो होगा, कोई ना नहीं कोई तो है होगा भाई, लेकिन याद नहीं आता, किसी के सपनों में नहीं आता वो कि यार, मेरे को वहां जाना है। सुना है नहीं, जैसे हार्वर्ड को नाम ही नहीं कभी सुना मैंने। जैसे हार्वर्ड को आप जानते हो, इतनी जितनी डोनेशन से तो वैसे लेवल के कॉलेजेस बन सकते हैं इंडिया में। जी, मतलब शाओलिन भी तो एक मंदिर ही है ना, और शाओलिन में भी तो मुझे भी जाना है, कभी 1-2 महीने रह के आना है। तो शाओलिन मतलब टेम्पल। आप जितनी जितनी डोनेशन आती है वहां पे, आप किसी भी अच्छे हार्वर्ड के प्रोफेसर को, स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर को आराम से हायर कर सकते हो इतनी डोनेशन में। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि उन पैसों का सही यूटिलाइजेशन नहीं होता, और ज्यादा गहने और ज्यादा भव्य बनाया जाता है मंदिरों को। वीआईपी पासेस, वीआईपी एंट्रीज, हेलीकॉप्टर से लोग पहुंच रहे हैं, है ना। तो वो सब चीजों पे ज्यादा ध्यान है लोगों का, लेकिन बेसिक चीज पे ध्यान नहीं है, एजुकेशन, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है यार। जी, मतलब कुछ क्योंकि चीजें तो हमारे क्योंकि एजुकेशन को भी अब आज के जमाने पे एजुकेशन को भी आज बिजनेस के अंदर ले लिया गया है। सब में बिजनेस है, पैसे के अलावा कुछ नहीं है। पैसा, प्राइवेट स्कूल में पैसा पैसा दो तो आपको एजुकेशन मिलेगा, गवर्नमेंट में सुविधाएं नहीं मिलता। और एक्चुअल में अगर आप देखो ना, जितनी भी समस्या है देश में, आप कोई सी भी देख लो, एजुकेशन मेरे से हिसाब से 90% समस्या है एजुकेशन से सॉल्व हो जाएगी। 90%, हाँ, वो तो सही है, सही है, सही है। 90% तो सॉल्व हो ही जाएगी एजुकेशन से। क्योंकि इंसान के आपको पास नहीं ज्ञान लगता कि होगा। ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो? हाँ। तो मैं जब मैंने तो तभी मैंने कहा ना, जबकि कि अगर नॉर्डिक कंट्रीज में फ्री है, तो इंडिया में भी फ्री हो सकती है, बिकॉज वो हर चीज अगर 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 गवर्नमेंट चाहिए तो चाहे तो गवर्नमेंट कुछ भी कर सकता है। फॉर देखा जाए तो ये हाँ, ये देखा जाए तो 200 साल पहले जब ब्रिटिश रूल थे हमारे यहाँ पे, तो इतना लूट मचाया था ना, तो हमारा इंडिया का जो इंसान है, लोग जन मतलब जो लोग थे उनका माइंडसेट ही अलग हो गया। तब भी पैसे नहीं थे, अभी पैसे नहीं थे, माइंडसेट ही पूरा अलग अलग हो गया। हाँ, इतने साल पहले, हाँ इतने साल पहले ब्रिटिशर्स के इतने साल पहले की एजुकेशन कितनी बढ़िया थी। उनके बढ़िया थी, बनाए लेकिन हुए और भी उनके बनाए हुए और, पुल वैसे बता रहा हूँ, उनके बनाए हुए पुल, हाँ हाँ, स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स आज भी सरवाइव करती है। आज भी यहाँ पे सर्वे आप करते थे, देखो, जैसे हावड़ा के ब्रिज बिहार था।
हाँ, बिहार में देखो या कोई और देखो कि इनॉग्रेशन से पहले चीजें ढह जाती है, टूट जाती है। हाँ 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 हाँ। पार अरे वो इनॉग्रेट में पहले पहली वो बार में सड़क बह जाती है। अरे वो सब छोड़िए, मैंने बिहार में एक जगह देखा कि एक खेत में रैंडम से एक जगह में ब्रिज है। मतलब ये ब्रिज किस चीज का ब्रिज किस भाई चीज का? मॉन्यूमेंट मॉन्यूमेंट घोषित कर देना चाहिए उसको। नाइन्थ वर्ल्ड वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जी, मतलब कुछ चीजें तो हमारे हाथ में नहीं है ना कि जैसे गवर्नमेंट करे या ना करे। मतलब इस विषय में आखिरी पड़ाव ये होगा कि सोचिए कि गवर्नमेंट कुछ ठीक करने वाली नहीं है, तो मतलब व्यक्तिगत स्तर पे हम कर क्या क्या सकते हैं आपके हिसाब से? व्यक्तिगत स्तर पे आई थिंक पेरेंट्स को सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चे की एक तो पहले तो एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए बच्चे की, कि एक तो सही स्कूल में डालें, टीचर्स कितने अच्छे हैं, अ, और रोट लर्निंग पे ध्यान दिया जाता है या सिर्फ एग्जाम्स पे या फिर सिलेबस कंप्लीट कराने पे ध्यान दिया जाता है। खुद बच्चों को पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए, खुद भी उनकी नॉलेज रिवाइज होती है। एंड देन करियर काउंसलिंग वगैरह ना ज़रूरी है यार, पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व होना चाहिए करियर काउंसलिंग में, रिसर्च करनी चाहिए कि बच्चे आगे क्या करेंगे, बच्चों को भी करनी चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटिंग पे बच्चों पे ध्यान देना चाहिए पेरेंट्स को, कि प्रैक्टिकल जो पढ़ रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि नहीं। अगर स्कूल में नहीं हो रही है तो एटलीस्ट घर में उनको वैसा एटमॉस्फेयर, बच्चों को हम रिमोट कंट्रोल कार वगैरह तो ले आते हैं, क्या रिमोट कंट्रोल कार के अंदर क्या होता है या फिर कैसे बनाई जाती हैं वो रिमोट कंट्रोल कार्स, तो वो सिखाना आई थिंक ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा बच्चों को, नहीं? मतलब ये सब तो चलता रहेगा, मतलब लेकिन मतलब मेरा सवाल जो था कि एक बच्चा देखिए कि हम्म, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, घर का एक पंखा ठीक नहीं कर सकता। हाँ, ऐसे हम्म। टैलेंट का हम क्या करें? ये सब चीजें क्या ठीक नहीं की जा सकती? ठीक तो यार देखो, अगेन गवर्नमेंट ही बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एट लार्ज, अगर आपको लाना है तो डिफरेंस एक लाना है, बिकॉज गवर्नमेंट ही अवेयरनेस भी फैला सकती है, गवर्नमेंट ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक कर सकती है, करिकुलम भी गवर्नमेंट ही ठीक कर सकती है, एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी गवर्नमेंट ही ठीक कर सकती है। तो ये एजुकेशन जो चीज़ है वो गवर्नमेंट का आई थिंक 90% पार्ट गवर्नमेंट का है, 10% पार्ट हमारा है, जो एज अ पेरेंट्स, एज अ सोसाइटी, हम जो प्राइवेट एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं इतना ज़्यादा, गवर्नमेंट को हम डिग्रेड कर रहे हैं, तो आई थिंक वो दिस नीड्स टू स्टॉप। प्राइवेट ट्यूटरिंग इज़ ओके, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज किसी को घर चलाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए वो बहुत ज़रूरी है, वो भी एक सोर्स है किसी का। लेकिन आई थिंक वो ज़्यादा बेटर होगा जब क्वालिफाइड टीचर्स हमारे स्कूल्स में लगाए जाएंगे एंड वो बेटर लर्निंग आपको प्रोवाइड करेंगे rather देन एक्सपेंसिव ट्यूशन, है ना? जो प्राइवेट ट्यूटर्स आजकल जो है 10-10 15-15 हज़ार वो भी लेते हैं यार, तो वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये सब चीज़ें दिस नीड्स टू स्टॉप। गवर्नमेंट का मेजर स्टेप है, पेरेंट्स एंड देन इंडियन एज अ मतलब सोसाइटी, एंड देन एट अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से जो 10% जो बचता है ना, 90% जो गवर्नमेंट के अलावा 10% बचता है हमारा, वो है वोट। वोट आप किस मुद्दे पे देते हो? धर्म के नाम पे वोट दोगे, धर्म के नाम पे आप वोट दोगे ना, आपको फिर वही चीजें मिलेंगी, आपको यही देखा जाएगा जब आप पे जाति पे किसी हाँ, व्यक्ति को, मतलब ये व्यक्ति पसंद है इसलिए वोट दिया, अच्छा बहुत बढ़िया, व्यक्ति का मतलब जब चेहरा आप बहुत मीठा है क्या? हाँ, जब आपको दवाई चाहिए होगी ना, तो आपको कोरोनिल दे दी जाएगी, ये लो। गोमूत्र दे दिया जाएगा कि इससे कैंसर ठीक हो जाएगा आपका, तो यही होगा भाई, अगर धर्म के नाम पे वोट दोगे। जी असली मतलब मुद्दे पे वोट देंगे ना तो फिर कुछ चेंज आएगा। ठीक है, तो मतलब बहुत एक अच्छे मैसेज के साथ हम ये वाला पॉडकास्ट मतलब खत्म कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारे बीच इंटरेक्शन चलता रहेगा। तो सक्षम जी, आप कोई एंड नोट छोड़ना चाहे तो कह सकते एंड नोट ये सब यार, एजुकेशन का महत्व समझो सब बच्चे लोग, हमने तो कुछ साल वेस्ट कर दिए समझने में, ज़्यादा हम लोग ने थोड़ा और करते तो आई थिंक हम लोग और ज़्यादा कुछ बेटर कर पाते करियर में। अभी भी अच्छा कर रहे हैं लेकिन और बेटर कर पाते, और ज़्यादा स्किल्ड हो पाते। अभी भी कुछ कमी लगती है कि हाँ पीछे छोड़ दिया रहा है एफर्ट्स में, और
पेरेंट्स के लिए एंड गवर्नमेंट के लिए एंड स्कूल्स के लिए, आई थिंक ये जब तक आप एजुकेशन पे फोकस नहीं करोगे ना, पूरी दुनिया के जितने भी मसले हैं ना वो कभी सॉल्व नहीं होंगे। इंडिया में जितने मसले हैं कभी सॉल्व नहीं होंगे। गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एजुकेशन बजट बढ़ाने की, एटलीस्ट ट्रिपल करने के जितना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे खर्च करने की, बच्चों में रोट लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग को बढ़ावा देने की आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड पॉलिटिशियंस को आई थिंक यार इट्स हाई टाइम यार कि आप इतने साल आपने देश को खा लिया यार, अब छोड़ दो भगवान के लिए। अब देश तरक्की मांग रहा है, इसको प्लीज छोड़ दो, बख्श दो इसको। जी, जी। मतलब आशा करता हूँ उन तक भी ये मैसेज जाएगा। तो आज के लिए इतना ही सब। दर्शकों को नमस्कार।